सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 6 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सीज फायर पर बात करने के लिए इसराइल कतर भेज रहा टीम, मगर हमास की नई शर्तें नामंजूर। जंगबंदी पर इसराइल में पड़ रही फूट, सीज फायर डील को बताया इसराइल का सरेंडर। इसराइली वजीर बोला, हमास को इनाम मत दो। गजा में हालात बेहद खराब, यूएन ने कहा अगर फ्यूल न पहुंचा तो जिंदगी बचाने वाली सर्विसेज हो जाएंगी बंद। गजा में खाने की तलाश में मारे गए 700 से ज्यादा फलस्तीनी, रोटी की जगह मिली गोली। लेबनान में जंग का खतरा बढ़ा, अमेरिका ने हुकूमत से कहा हिजबुल्लाह को फौरन निहत्था करो। जंग के बाद पहली बार आयतुल्लाह खामेनेई आए सामने, लाख धमकियों के बावजूद मजलिस में हुए शामिल। और यमन ने फिर दागी इसराइल पर मिसाइल, हुथीज बोले गजा के लिए जारी रहेगी जंग। शुरुआत करते हैं इस शो की, लेकिन सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन दिए देता हूं। दोस्तों, मैंने कल से यूट्यूब की हिस्ट्री पे एक नई शुरुआत की है। आपसे मैं अपने हर वीडियो पर पहला कमेंट करने वाले व्यूअर से खुद वीडियो कॉल करके बात करूंगा, अगर वो करना चाहें तो। इसके लिए मैं सबसे पहले कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि उस व्यूअर का कमेंट सबसे ऊपर सबको दिखे, उन्हें भी दिखे, और वहां बस उन्हीं साहब को अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, जिसके बाद मैं उन्हें कॉल कर लूँगा। ये शुरुआत आप लोगों की लगातार मिल रही मोहब्बत के बदले एक छोटा सा शुक्रिया अदा करने की कोशिश है, और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन कोई मेरा नंबर पब्लिकली शेयर ना करे, ना किसी और को दे, ये गुजारिश है, वरना दिन भर कॉल आएंगे और मैं रिसर्च नहीं कर पाऊँगा अगले प्रोग्राम के लिए। चलिए अब खबरें शुरू करते हैं। इसराइली हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो अपनी एक टीम कतर भेज रही है, जो हमास के साथ गैर रस्मी तौर पर सीज फायर और यरगमालियों यानी कि होस्टेजेस की रिहाई पर बातचीत करेगी। ये डेवलपमेंट्स उस वक्त सामने आए हैं जब इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कल यानी मंडे को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाशिंगटन जा रहा है। मगर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, पीएमओ ने, ये कल देर रात एक बयान जारी किया और कहा गया इस बयान में कि हमास ने जो नई शरायत पेश की हैं वो इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं हैं। बयान के मुताबिक हमास ने तजवीज़ में कुछ तब्दीलियां की हैं जो पिछली रात ही इसराइल को भेजी गईं, लेकिन इन्हें इसराइली हुकूमत ने फ़ौरन नामंजूर कर दिया। इसके बावजूद इसराइली डेलीगेशन आज बातचीत के लिए कतर रवाना होगा। इससे मुझे जो लगता है वो ये कि नेतन्याहू या तो बहुत प्रेशर में है, जो हमास की नई शर्तें मंजूर ना होने के बावजूद अपनी टीम को कतर भेज रहा है बातचीत के लिए। जब मंजूर ही नहीं है शर्तें तो बातचीत कैसी? या फिर एक और वजह ये हो सकती है कि उसे कल व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को मीडिया के सख्त सवालों से बचाना होगा, इसीलिए वो तब तक के लिए ये सीज फायर पर मीटिंग्स का सीन खींच रहा हो और कुछ ना करे। उधर होस्टेजेस के घर वालों ने इसराइली हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि कोई ऐसा मुआहदा ना किया जाए जिसमें कुछ अफराद को छुड़ाने के बदले बाकी बचे हुए होस्टेज पीछे छोड़ दिया जाए। उन्होंने ऐसे इक़्तिदार की तशबीह यानी कि कंपैरिजन नाजी कैंप्स में होने वाले सिलेक्शन से की है। फिलहाल गजा में सीज फायर बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन डिमांड्स और शराइत की टकराहट पूरी शिद्दत से कायम है। गजा पर हमले भी जारी हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 78 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की खबर है। अब बातचीत चल रही है तो इसराइल के अंदर फूट भी पड़ रही है। सीज फायर के खिलाफ एक इसराइली नफरती वजीर खड़ा हो गया, बोला ये सरेंडर है, मत करो सरेंडर। दोस्तों, इस खबर को इसराइली हुकूमत में बैठे लोगों के खौफ के नज़रिए से सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि वो कितनी डरी सहमी जमात के लोग हैं। इसराइल का मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर, उसने सीज फायर की बातचीत के खिलाफ जहर उगला है। उसने कहा है कि जो डील अमेरिका की तरफ से पेश की गई है वो कोई समझौता नहीं है, बल्कि इसराइल का हमास के सामने सरेंडर होगा और इससे हमास को इनाम मिलेगा, ये मत करो। बेन-ग्विर ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू से खुलकर मांग की है कि वो इस सरेंडर फ्रेमवर्क से पीछे हट जाए। उसने लफ्ज़ लिया सरेंडर फ्रेमवर्क, कहा कि इससे पीछे हट जाओ और दोबारा एक कामिल फतह यानी कि एक डिसाइसिव विक्ट्री की पॉलिसी अपनाई जाए। उसने कहा इस वक्त अगर अपने होस्टेजेस को वापस लाने और हमास को ख़त्म करने का कोई रास्ता है तो वो है गज़ा पट्टी पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लेना, इंसानी मदद पूरी तरह से बंद करना और वहाँ के लोगों को गज़ा छोड़कर भागने के लिए मजबूर करना। ये 3 पॉइंट्स कितने ख़तरनाक हैं जो बेन-ग्विर के दिमाग के हैं। बेन-ग्विर का दावा है कि सीज फायर डील से हमास को फिर से मजबूत होने का मौका मिलेगा। उसका कहना है कि अगर
بڑی تعداد میں مدد غزہ پہنچی تو اس سے حماس دوبارہ زندہ ہو جائے گا، یعنی یہ چاہتا ہے کہ مدد بند کر دی جائے، لوگ بھوک سے مر جائیں۔ یہ بیان ایسے وقت پر آیا ہے جب اسرائیل کی حکومت کے اندر ہی سیز فائر پر تکرار بڑھ رہی ہے۔ کوئی جنگ روکنا چاہتا ہے، کوئی جنگ کو اور لمبا کھینچنا چاہتا ہے۔ سب کے اپنے اپنے مفاد بھی ہیں، سب کے اپنے اپنے خوف بھی ہیں۔ یہ تو رہیں سیاسی باتیں، اب ذرا جان لیجئے زمینی حالات کیا ہیں غزہ کے۔ حالات خراب نہیں ہیں، بہت ہی خراب ہیں، اور اس کی وجہ ہے اسرائیل کی گھیرا بندی اور لگاتار ہو رہے حملے۔ غزہ میں جنگ کے ساتھ ساتھ اب انسانیت بھی دم توڑ رہی ہے۔ UN کی ایجنسی UNRWA نے سیٹرڈے کو صاف وارننگ دی ہے کہ اگر فوراً فیول یعنی کہ ایندھن کی بڑی سپلائی غزہ میں نہیں پہنچائی گئی تو زندگی بچانے والی تمام ضروری سروسز ٹھپ ہو جائیں گی۔ UN نے کہا اگر فیول یعنی کہ ایندھن یعنی کہ تیل، پیٹرول، گیس جو بھی ہے وہ نہ پہنچا تو ہاسپٹلز، ایمبولینس، پانی کی موٹرز اور روٹی بنانے والی بیکریز سب بند ہو جائیں گی۔ لائٹ تو وہاں ہے نہیں، وہ کہا کہ سب بند ہو جائیں گی اور یہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہوگا۔ غزہ کی ہیلتھ منسٹری نے کہا ہے کہ ہاسپٹلز میں جنریٹر اب بند ہونے کی کگار پر ہیں۔ کچھ دن پہلے الشفا اسپتال میں ڈائلیسس مشینیں بند ہو چکی ہیں کیونکہ فیول بچا نہیں ہے جنریٹرز کے لیے۔ اسرائیل نے 2 مارچ سے، سنیے گا، اسرائیل نے 2 مارچ سے غزہ کی ساری ہیومینیٹیرین کراسنگز بند کر رکھی ہیں۔ جولائی چل رہا ہے، یہ UN کہہ رہا ہے۔ نہ کھانا اندر جا رہا ہے، نہ دوائیں اندر جا رہی ہیں، نہ کوئی راحت کا سامان جا رہا ہے، یہ بھی UN کہہ رہا ہے۔ تو جان لیجئے کہ غزہ میں کوئی بھی مدد بھیجنا ناممکن ہے، ورنہ دنیا بھر میں ہزاروں کروڑ روپے جوڑے جا چکے ہیں، میں جانتا ہوں، مدد کے لیے غزہ کی۔ صرف غزہ میں مدد کا ایک چھوٹا سا بھی راستہ کھلنے کا انتظار ہے سب کو۔ اگر وہ راستہ کھلتا ہے تو ہر کسی پر یہ فرض ہے کہ وہ ہر ایک کو اس راستے کے بارے میں بتائے تاکہ لاکھوں لوگ اس راستے سے مدد بھیج سکیں۔ راستہ نہ بتانا بھی گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ جب مجھے کوئی راستہ پتہ چلے گا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ہاں، اگر کوئی غزہ میں مدد بھیج پا رہا ہے تو وہ واقعی سپرمین والا کام کر رہا ہے آج کے دور میں۔ اسے وہ ذریعہ سب کو بتانا چاہیے۔ کسی ایک کو پوری دنیا نہیں جانتی ہے، اور پوری دنیا کو وہ روٹ پتہ چل جائے گا تو مدد بہت تیزی سے اور زیادہ تعداد میں پہنچ پائے گی۔ مجھے کوئی نہیں جانتا، اگر میں کہوں کہ میں ساری مدد پہنچا دوں گا تو مجھے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ارے 6 لاکھ سبسکرائبر ہیں میرے۔ ہندوستان کی آبادی 150 کروڑ ہونے والی ہے، پوری دنیا کی کتنی ہے مجھے کون جانتا ہے؟ کونے میں پڑا ہوا ایک آدمی ہوں۔ اگر میں آپ کو وہ راستہ بتا دوں گا تو آپ 4 اور لوگوں کو بتاؤ گے، 4 اور 4 کو بتائیں گے، ایسے تو لاکھوں تک پہنچ جائے گا۔ 6 لاکھ سبسکرائبر والا بندہ کروڑوں لوگوں تک پہنچ جائے گا، تو مجھے راستہ پتہ چلے گا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ خیر، میں یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ پر واپس آتا ہوں۔ یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے کہ غزہ کی 24 لاکھ آبادی اس وقت بھوک مری کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ کچھ علاقوں میں لوگ مٹی اور جانوروں کا چارہ کھانے پر مجبور ہیں۔ سن لیجئے گا، کئی لوگوں کی بھوک سے موت بھی ہو چکی ہے۔ اس وقت غزہ صرف بمباری سے نہیں مر رہا، وہ دھیرے دھیرے دم گھوٹ کر مارا جا رہا ہے، اور اس گھٹن میں برابر کے حصے دار ہیں اسرائیل اور اس کے ساتھی ملک۔ لیکن پیسے کے دم پر شیش محل کھڑے کرنے والے عرب حکمرانوں کی خاموشی بھی کچھ کم ذمہ دار نہیں ہے۔ کیا ان سب نے سنا نہیں کہ وقت کا کانٹا گھومتا ہے، سوئی کہیں سے چلتی ہے، کہیں آ کر رکتی ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ہر کمال بزبال؟ کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا؟ بڑھتے ہیں آگے۔ الجزیرہ کی اگلی خبر ہلا دینے والی ہے۔ غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ کھانے کی تلاش میں 700 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ میں شہید نہیں کہہ رہا ہوں، مارے جا چکے ہیں، یعنی قتل کیے جا چکے ہیں۔ ان کا پیٹ اگر بھرا ہوتا تو یہ جان ہتھیلی پر نہ رکھتے، نہ قتل کیے جاتے۔ غزہ میں حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ لوگ اب موت کے سائے میں کھانا ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ غزہ کے ہیلتھ منسٹری کے مطابق پچھلے کچھ ہفتوں میں 743 فلسطینی اس وقت قتل کیے گئے جب وہ کھانا لینے GHF یعنی غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے سینٹرز پر پہنچے تھے۔ یہ وہی سینٹرز ہیں جنہیں امریکہ اور اسرائیل کی فنڈنگ سے چلایا جا رہا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی کہیں سے رزق، روٹی، فیول کچھ نہیں آ سکتا، نہ آ رہا ہے۔ آپ غزہ کی رپورٹرز کو پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے لوگ صرف مارے ہی نہیں گئے، قریب 4900
4,900 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए इन GHF सेंटर्स में, जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। फ़लस्तीनी कह रहे हैं हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, अगर खाना चाहिए तो इन्हीं मौत के कैंप्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये झूठ है कि कहीं और से कोई मदद आ रही है। बस इसराइल और अमेरिका की मर्जी से राशन अंदर आ रहा है। ये अल जज़ीरा की 5 जुलाई की इस रिपोर्ट में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। ये वही जगह है जहां एक तरफ खाना बंटता है और दूसरी तरफ इसराइली फौज गोलियां चलाती है। अमेरिका और इसराइल की बनाई इस ह्यूमैनिटेरियन स्कीम को लेकर दुनिया भर में मजम्मत हो रही है, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि भूख से बिलखते फ़लस्तीनी आज या तो मौत चुन रहे हैं या फिर गोलियों से छलनी होकर गिर रहे हैं। बात लेबनान की। अमेरिका ने लेबनान को एक दस्तावेज भेजा है जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि हिजबुल्लाह को अब निहत्था किया जाए, हिजबुल्लाह के हथियार छीने जाएं। कल पीर को लेबनान की तरफ से इस दस्तावेज का जवाब दिए जाने की उम्मीद है। लेबनान के अंदर भी अब आवाज़ें उठने लगी हैं और हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने की मांग तेज़ हो गई है, क्योंकि अगर ये कदम ना उठाया गया तो इसराइल किसी भी वक्त फिर से लेबनान पर हमला कर देगा और अमेरिका उसे रोकेगा नहीं। हमने देखा है ईरान के मसले में, गज़ा के मसले में, सीरिया के मसले में, तो लेबनान के लोग इस बात से खौफजदा हैं, कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह से हथियार छुड़वाइए। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर बातचीत नाकाम रही तो जंग तय है। दूसरे मोर्चों पर पहले ही आग लगी हुई है और अब लेबनान भी एक नए मोर्चे की शक्ल लेता जा रहा है। खबर ईरान से। ईरान की इस्लामी हुकूमत और इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने जंग के बाद पहली बार तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया में आशूरा की मजलिस में शिरकत की। लाख धमकियों के बावजूद वो एक मुजाहिद की तरह एक बड़ी भीड़ के सामने आकर बैठे। ये मजलिस उस वक्त हुई जब हालिया 12 रोज़ा इसराइल ईरान जंग के बाद उनको कत्ल करने की साजिशें भी सामने आ चुकी हैं। इसराइली वजीर इसराइल काट्स, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल का, उसने खुद माना था कि ख़ामेनेई को कत्ल करने का प्लान पूरी तरह तैयार था, लेकिन ऑपरेशनल मौका नहीं मिला, हम उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। उसका कहने का मकसद ये था। ख़ामेनेई उसे मिले नहीं, बंकर बिन जा चुके थे। मजलिस को हुज्जतुल इस्लाम मसूद अली ने खिताब किया और इमाम हुसैन की शहादत से मिलने वाले सबक पर जोर देते हुए कहा कि ईरान की मज़ाहमत इमाम हुसैन के पैगाम की एक तर्जुमानी है और आज पूरी दुनिया में ईरान उस मोर्चे का मरकज़ है जो ज़ायनी निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने ज़िल्लत कभी बर्दाश्त न करने का नारा अपनाया है। ईरान के मीडिया हाउस प्रेस टीवी के मुताबिक इस मौके पर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने खुद कोई तकरीर नहीं की, लेकिन मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने मशहूर नहा ख्वां महमूद करीमी को पास बुलाया और उनके कान में कुछ कहा। इसके बाद करीमी ने माइक संभालते हुए कहा, हज़रत ने मुझे पढ़ने के लिए ये कहा है, तू रहेगा मेरी रूह और दिल में ए वतन। ये सिर्फ एक मजलिस नहीं थी, ये उस इरादे और सब्र का ऐलान था जो ईरान को दुश्मनों के सामने झुकने नहीं देता। बढ़ते आगे, यमन ने इसराइल पर दोबारा मिसाइल चलाई है। हुथीस ने ऐलान किया है कि गज़ा की हिमायत जारी रहेगी। इतवार की सुबह करीब 2:45 बजे यमन से एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई। इसराइली एयर डिफेंस ने फ़िज़ा में ही इसे रोक लिया, यह IDF ने दावा किया। मिसाइल का निशाना मकबूजा फ़लस्तीन में बताया गया। हिजबुल्लाह के असर वाले मीडिया हाउस अल मायदीन के मुताबिक इसराइल की मिलिट्री ने तस्दीक की कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। डेड सी और जनूबी वेस्ट बैंक की बस्तियों में सायरन बजाए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। यमनी हुकूमत ने या हुथीस की जो हुकूमत है, उन्होंने ये कहा है कि जब तक गज़ा पर इसराइली जुल्म बंद नहीं होता वो ऐसे हमले जारी रखेगी। हुथीस ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीनी आवाम के साथ खड़ी है और ये मिसाइल हमला उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। अब बात सीरिया की। ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर डेविड लैमी ने इस सैटरडे को दमिश्क में सीरिया के सदर अहमद अल शरा से मुलाकात की। ये दौरा उन 14 सालों की दूरियों के बाद हुआ जब ब्रिटेन और सीरिया के ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे और बशर अल असद के दौर के ख़ात्मे के बाद अब पहली बार कोई ब्रिटिश वज़ीर सीरिया पहुंचा है। अहमद अल शरा, जो अब सदर हैं हयत तहरीर अल शाम के उस धड़े के सरबराह हैं जिसने दिसंबर में बशार अल असद की हुकूमत गिरा दी थी, इसके बाद से सीरिया ने धीरे धीरे मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ बहाल करने की कोशिश शुरू की है। ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस ने
ایک بیان جاری کیا اور اس بیان میں یہ کہا گیا کہ یہ دورہ ڈیوڈ لیمی کا دورہ یہ بتاتا ہے کہ لندن اب نئی سیریائی حکومت کے ساتھ ہے جو ملک کی معاشی یعنی کہ اکنامک بحالی، سب کو ساتھ لے کر چلنے والی سیاسی تبدیلی اور اسد کے دور کے ظلم کا حساب لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ لندن کا بیان تھا۔ سیریائی سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ ڈیوڈ لیمی نے اپنے سیریائی ہم نظیر ہم منصب اسعد الشیبانی سے بھی ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے پر بھی بات ہوئی۔ یہ تھیں کچھ خبریں دنیا کے بڑے میڈیا ہاؤسز کے حوالے سے جو میں نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ کچھ پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے اٹھائے وہ بھی فیکٹ کے بیسس پہ تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔